बहुत बार ये इशू आता है कि कब समझ में आया आपको कि आप ट्रांसजेंडर हो, और बहुत जल्द यानी 6-7 साल की उम्र में ही ट्रांसजेंडर्स को कभी कभी समझ में आ जाता है। मुझे तो 7 साल की उम्र में ही समझ में आ गया था। मेरी माँ जो थी सपोर्ट तो अपने सर मारती थी दीवार पे, कहती थी कि अरे तू ठीक क्यों नहीं हो जाता, तू क्यों नहीं नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता। और मैं बहुत स्किनी थी, मैं हाथ के जेस्चर करती थी, मैं आई गई करके बात करती थी, नेल पॉलिश लगाती थी, आईब्रोज करती थी। तो मेरे माँ के लिए कल्चरल शॉक था। बट थैंक गॉड, मतलब आई थिंक मेरी माँ नहीं, ऐसा बोलते कि भगवान होता है ना, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जैसे भी है मैं उसे डिसोन नहीं करूँगी। 42% से 62% ट्रांसजेंडर जो है वो 10वीं कक्षा के पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मैं जब स्कूल में थी तब एक हेट क्राइम हुआ था जिसमें बच्चों ने मेरे साथ रेप करने का कोशिश किया जो मेरे से सीनियर में पढ़ रहे थे। इनको आज के टाइम में जो है सोसाइटी थोड़ा सा जो सुनने में आता है कि हाँ अलग नज़रिए से देखती हैं, वो चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा ऐसे सोशल प्रोग्राम करने पड़ेंगे जो चीज़ जो है इनको बेनिफिट करे। एंड लंबे समय तक मैं सेक्स वर्कर का भी ज़िंदगी जी हूँ, और उस समय पे ऐसे लगता था कि ये जो आज मैं जा रही हूँ सेक्स वर्क करने की, ये मेरा आखिरी दिन है। बट ये 2014 में जब नालसा आया, जब आपको पहली बार एक आइडेंटिटी का अधिकार मिला, क्या इसके बाद जीवन कुछ भी बदला? फर्स्ट टाइम हमको ऐसा लगा अरे हमारी आइडेंटिटी मिल गई। पॉलिसीज डोंट चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और एक सबसे बड़ी कमी क्या है? पुलिस स्टेशन भी जाते हो तो वहाँ पे भी जो है पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर पाते ढंग से। इनफैक्ट अगर कोई क्रिमिनल केसेस में भी अगर थर्ड जेंडर कभी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे भी इनफैक्ट जो प्रिजन होती हैं उसमें भी जो है देखना पड़ता है कि ये मेल फीमेल वहाँ पे भी काफ़ी इस चीज़ को लेके चलता है। मेरे से अगर अत्याचार हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने कानूनन हक क्या है, इसके बारे में ट्रांसजेंडर को भी जानकारी नहीं है। आप जो लॉ इन्फोर्स कर रहे हो पुलिस, इन्हें भी पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर को कौन से एक्ट के अंदर ये करें। अब जब हमने कानून बना दिए हैं, इस दिशा में चलिए पहला कदम तो उठाया, लेकिन उतना भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक्सेप्ट कर लिया है थर्ड जेंडर को, लेकिन जो सोसाइटीज हैं मैम वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो लेके आ रहे हैं आज के टाइम में कि हर चीज़ वेस्टर्न तरीके से चल रहा है, लेकिन उनका माइंडसेट वो वेस्टर्न वाला अडेप्ट नहीं कर पा रहे। आज भी हमारे माँ बाप हमारे साथ बैठ के बताते नहीं, बात नहीं करते कि ये ट्रांसजेंडर्स कौन है। हमारे बारे में भ्रांतियां ज्यादा है, ये बच्चे लेके जाते हैं, ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो आइदर ट्रांसजेंडर्स के बारे में भय उत्पन्न किया जाता है। आप देखिए मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन ट्रांसजेंडर का कैसा है, जैसे फिल्मों में हाँ हर ट्रांसजेंडर को विलन करके दिखाया जाता है। जो लोग आपके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए जो सजा का प्रावधान है, आपको लगता है वो पर्याप्त है? मेंटल और वर्बल और फाइनेंशियल वायलेंस है। लॉ ऐसा कहता है कि आप ट्रांसजेंडर हो, आपको एक्सेप्टेंस है, बट क्या आप सिविल राइट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो? इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या आप शादी कर सकते हो, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो? इसका कोई गाइडेंस अभी तक इतने लेवल पे नहीं। कितनों में न्याय मिल पाता है? मैम इसमें न्याय तो बहुत कम बंदे होते हैं, ये मेरे ख्याल से 10% बंदे होंगे जिनको न्याय मिल पाता है। वो भी इसी वजह से क्योंकि उनको थोड़ी सी एजुकेशनल वाइज उनको नॉलेज होती है उस चीज़ के रिगार्डिंग में। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है वो टूथलेस है, वेलफेयर बोर्ड टूथलेस है। हम सिर्फ वो मीटिंग में बैठते हैं। वी हैव नो राइट टू मेक द डिसीजंस ऑन बजट, वी हैव नो राइट टू मेक यू अकाउंटेबल। आप MORD हो, आप एजुकेशनल मिनिस्ट्री हो, मैं पूछ नहीं सकती आपको कि आप क्यों नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। वो राज्यसभा में बिठाइए, वहां रेखा बैठ सकती है, जया बच्चन बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? मैं उससे साथ अच्छी साड़ी पहन के बैठूंगी। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। बतरस में आज उस भारत के उस समुदाय की बात करेंगे जिसके उत्थान की चर्चा अक्सर नीतियों और कागजों तक सीमित रह जाती है, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई बहुत ही अलग है। ये कहानी है ट्रांसजेंडर समुदाय की, उस समुदाय की जिसे सदियों से पहचान, सम्मान और बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। आज भी कई ट्रांसजेंडर बच्चे स्कूलों में तिरस्कार का शिकार होते हैं, परिवार उन्हें अपनाने से हिचकिचाते हैं और रोजगार के दरवाजे उनके लिए आधे अधूरे ही खुले हैं। सम्मान के नाम पर सहानुभूति मिल जाती है लेकिन बराबरी नहीं। पहचान पत्र मिल जाता है पर पहचान नहीं। कानूनी सुरक्षा मौजूद है पर सामाजिक स्वीकार्यता अब भी संघर्ष में है। बतरस में इनके अधिकारों और हकीकत के इसी फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अबीना अहिर जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ट्वीट फाउंडेशन की। ये एक लीडिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसजेंडर्स के लिए। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट हरप्रीत पुरी जी मौजूद हैं। ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट दिल्ली हाई कोर्ट।
अबीना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका अपनी पहचान खोजने का सफर कब शुरू हुआ और कितनी प्रॉब्लम आई? आई थिंक मेरा जो सफ़र है वो बहुत सारे अभिनवों का सफ़र भी है। फॉर्चुनेटली मैं आपके सामने आज बैठी हूँ, बट कई सारे अभिनय यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। और हमारा जो सफ़र था वो जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, तो बहुत बार ये इशू आता है कि कब समझ में आया आपको कि आप ट्रांसजेंडर हो, और बहुत जल्द यानी 6-7 साल की उम्र में ही ट्रांसजेंडर्स को कभी कभी समझ में आ जाता है। मुझे तो 7 साल की उम्र में ही समझ में आ गया था। क्रॉस ड्रेसिंग करना, अपने माँ की ज्वेलरीज पहनना, खूबसूरत दिखना, क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत खूबसूरत औरत मानती थी। प्रॉब्लम ये था कि समाज मेरे अंदर पुरुष ढूंढने का कोशिश कर रहा था, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हेवी हो गए थे, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी ये बच्चा अलग है। क्योंकि हम बाइनरीज में देखते हैं, बाइनरी के अलावा जब भी कोई भी कम्युनिटी या पर्सन अलग तरीके से अपने आप को बिहेव करने का कोशिश करते हैं, तो समाज उसको अलग थलग कर देता है, उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है मेरे माँ को झेलना पड़ा, बिकॉज सिंगल मदर थी, मुझे रेज कर रही थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक माई मदर। मैं अपनी माँ की तरह होना चाहती थी, बिकॉज वो कितनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छे से डांस करती थी, जॉब करती थी, एक सक्षम महिला थी, आपकी मदर सक्षम महिला थी, और वो अकेली जिंदगी जी रही थी अपनी शर्तों पे। और मुझे लगा कि जो फेमिनिज्म था मुझे ना, उसके जो रोपण है वो उसी समय मेरे जीवन में हो गया था। आगे जैसे मैं बढ़ते गई तब कई सारे हालात का मुश्किलात करना पड़ा, क्योंकि जब हम एजुकेशन सिस्टम में काम करते हैं तब बाइनरीज में स्टूडेंट्स जो होते हैं, और क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे टीचर्स को भी नहीं पता, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते बच्चों को। आज जब हम डेटा की बात करते हैं तब करीब करीब 42% से 62% ट्रांसजेंडर जो है वो 10वीं कक्षा के पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मतलब उनके लिए क्या फ्यूचर है, आप समझिएगा। मेरे खुद के साथ, मैं जब स्कूल में थी तब एक हेट क्राइम हुआ था, जिसमें बच्चों ने मेरे साथ रेप करने का कोशिश किया, जो मेरे से सीनियर में पढ़ रहे थे। और जब मैं 2 हफ्ते तक ऐसे शेकन थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। और जब वापस मुझे स्कूल में लेके जाया गया मेरी माँ की तरफ से, तब वो बच्चों ने बोला कि अरे ये पुरुष होकर स्त्री की तरह बिहेव करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने इसको सबक सिखाया। तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ ये तो सही है, तुम तो लड़का हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तो लोगों को परिमाण जो है वो समझ में नहीं आता कि जो नॉन बाइनरी यानी बाइनरीज के बाहर की जो आइडेंटिटीज है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर पे नहीं, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी कई सारे समय पे मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, इसके बावजूद भी जॉब देने के लिए मुझे तैयार नहीं थे। कंडीशन यही थी कि आपके सर्टिफिकेट पे मेल नाम लिखा है तो आप पुरुष की तरह आइए जॉब करने के लिए। और इस वजह से एक लंबे समय तक मैं सेक्स वर्कर का भी जिंदगी जी हूँ। और उस समय पे ऐसे लगता था कि ये जो आज मैं जा रही हूँ सेक्स वर्क करने की, ये मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बट मेरे माँ के लिए ट्रॉमेटाइजिंग था। नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स बहुत टॉर्चर करते थे मेरी माँ को कि तुमने कैसे बच्चा पैदा किया। बट आपकी माँ सपोर्टिव थी आपके लिए? थैंक गॉड, मतलब सपोर्टिव तो वो नहीं थी, वो समझ नहीं पाती थी क्योंकि वो मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। तो मेरे जैसे कई लोगों को उन्होंने देखा था, पर अपने घर में जब होता है तब वो अलग बात हो जाती है कि दूसरी जगह पे आप देखते हो और अपने घर में हो तो अलग। तो मेरी माँ जो थी सपोर्टिव, अपने सर मारती थी दीवार पे, कहती थी कि अरे तू ठीक क्यों नहीं हो जाता, तू क्यों नहीं नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता। और मैं बहुत स्किनी थी, मैं हाथ के जेस्चर करती थी, मैं आई गई करके बात करती थी, नेल पॉलिश लगाती थी, आईब्रोज करती थी। तो मेरे माँ के लिए कल्चरल शॉक था। बट थैंक गॉड, मतलब आई थिंक मेरी माँ नहीं, ऐसा बोलते कि भगवान होता है ना, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जैसे भी है मैं उसे डिसोन नहीं करूँगी।
मैं उसे पढ़ाऊंगी, मैं उसे बड़ा करूंगी, बिकॉज यही मेरी पूंजी है जीवन की। अभी लकी हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जिनको इस लेवल पे आने में भी जी। बहुत कठिनाई होती जी। है। बहरहाल जी। बात करेंगे इस बारे में, आपकी जर्नी के बारे में सुन के ऑलरेडी हमें लग रहा है कि जैसा आपने कहा, आप यहाँ बैठी हैं आज, आप बात कर पा रही हैं। कितने ऐसे लोग और होंगे जो इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन थैंकफुली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो उनको सपोर्ट देती है, और अब कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हरप्रीत जी, भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों का जो कानून है उसका सफ़र आप कैसे देखते हैं, नालसा से लेके अब तक? मैम, नालसा गाइडलाइंस जो जजमेंट पास हुई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, मैम उसमें इन्होंने एक तो सबसे पहले 2014 में, यस मैम, उसमें सबसे पहले तो इन्होंने एक लीगल राइट दिया इनको, इनकी आइडेंटिटी दी है। जो लीगल आइडेंटिटी उससे पहले ये कहीं पे इनविजिबल थी, ये कहीं पे भी नहीं थी, या तो मेल या फीमेल। यस मैम। इसके बाद इन्होंने जो थर्ड जेंडर को लेके आए हैं, ये सबसे बड़ा इनका जो इफेक्टिव जो रोल रहा है इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन को लेके थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है इस चीज़ को लेके, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी इनको कहीं पे पीछे नहीं रखा, हमेशा बराबर का दर्जा दिया, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया इनके साथ में। प्लस इनको जो एक और इनका चूज़ करने का जो राइट मिला इनको, आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चूज़ करने का, तो वो काफ़ी अच्छा उनकी तरफ से जो जजमेंट में रोल पार्ट था वो काफ़ी अच्छा था। प्लस मैम इसमें जो 2019 में भी जो इनकी जजमेंट आई है, जो इनका एक्ट पास हुआ है राइट टू प्राइवेसी वाला इनका, वो भी मैम उसमें काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट किया है इन्होंने। ट्रांसजेंडर्स हो गए हैं एंड जो आपका थर्ड जेंडर हो गया उसको। प्लस मैम इसमें मेन यही है कि इनको आज के टाइम में जो है सोसाइटी थोड़ा सा जो सुनने में आता है कि हाँ अलग नज़रिए से देखती हैं, वो चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा ऐसे सोशल प्रोग्राम करने पड़ेंगे जो चीज़ जो है इनको बेनिफिट करे, एंड हमारे भी माइंड जो है उसको थोड़ा सा गैप जो है, ब्रिज जो बना हुआ है आज भी, उसको कवर कर सके। तो उसी चीज़ के लिए अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है। अभिना जी, आपने बताया बचपन से आप ये प्रताड़ना एक तरह से झेलती आ रही हैं, समाज का जो भेदभाव है वो भी झेलती आ रही हैं। आप गवर्नमेंट के संग भी काम करती हैं, बहुत सारे आपने हेल्प किया है उनको पॉलिसीज़ मेक करने में, बट ये 2014 में जब नालसा आया, जब आपको पहली बार एक आइडेंटिटी का अधिकार मिला, क्या इसके बाद जीवन कुछ भी बदला? देखिए, हम 2014 की बात कर रहे हैं, बट उससे पहले 10-15 साल सभी ट्रांसजेंडर्स ने, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। हमने सभी नालसा के जजेस को, लॉ इन्फोर्समेंट को हमने सेंसिटाइज करा, क्योंकि हमारा जो आज़ादी के पहले का जो स्टेटस था और आज़ादी मिलने के बाद का स्टेटस, इसमें बहुत फ़र्क है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं 2 सेकंड लेती हूँ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद ही मुझे लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा एक रिलीफ आप लोगों के लिए शायद ये रहा, क्योंकि हम महाभारत की बात करते हैं और महाभारत में हम बोलते हैं कि असली हीरो कौन है, तो हम बोलते हैं कृष्ण है, अर्जुन है, कर्ण है, बट रियल हीरो जो वो शिखंडी है। शिखंडी एक ट्रांजिशन है फीमेल बॉडी से मेल बॉडी की तरफ, और उसको देख के भीष्म बोलता है मैं तुमसे लड़ नहीं सकता बिकॉज तुम पूर्ण पुरुष नहीं हो। तभी अर्जुन उसको शैया पे लिटा देता है बाणों के। उसी तरीके से आप देखिए कि कृष्ण का मोहिनी बनना, ऐसे कई सारे हमारे रेफरेंसेस हैं। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं हमारे देश पे जब दूसरों का राज आया, जैसे तुर्क आए कि या ब्रिटिशर्स आए या फ्रेंच आए, उससे पहले ट्रांसजेंडर का रुतबा जो बोलते हैं ना हम, ये सबसे बड़ा रुतबा था। संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज हम बात करते हैं ना, तमिल और संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस में, जैसे संस्कृत में नर नारी किम नर, ऐसा एक बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया शब्द है। ट्रांसजेंडर जो थे राजा रजवाड़े थे, उनके कंसल्टेंट थे, फैशन डिजाइनर्स थे, और क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे समाज के, उन्हें ब्रिटिशर्स ने समाज से बाहर निकाल गया। और 1860 के टाइम पे सबसे पहले जो है सेक्शन 377 का एक्ट उन पे डाला गया। फिर 70s में उनके तरफ एक्ट डाला गया, ट्राइबल एक्ट, जिसके माध्यम से सिस्टमैटिकली उनको देश से बाहर निकाला गया, मतलब जो समाज है उससे बाहर निकाला गया। तब जब हमने जो जिंदगी जी है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसा एक्ट आ पाएगा, इतनी हमने लड़ाइयाँ करी है करके। सो 2014 का जब एक्ट आया ना, तब फर्स्ट टाइम हमको ऐसा लगा अरे हमारी आइडेंटिटी मिल गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ऐसा कहा हमें कि सिर्फ 2 जेंडर नहीं है, पुरुष, स्त्री और थर्ड जेंडर।
फर्स्ट टाइम ऐसा कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप देखिए उसके जजमेंट में उन्होंने 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही है। एक, उन्होंने कहा उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा 6 महीने में इनके लिए आप कोई स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन के लिए बड़े कैंपेन कीजिए, क्योंकि भेदभाव और कलंक की वजह से ये लोग पीछे छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये समाज 200-300 साल पीछे चल रहा है, इन्हें समाज में लाना पड़ेगा, इन्हें एक साथ करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उस टाइम पे बताया गवर्नमेंट को कि आप उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाए, वेलफेयर फैसिलिटीज अवेलेबल करवाए। उस समय का जो बात था उसमें गवर्नमेंट चेंज हो रहे थे, गवर्नमेंट भी अपना टाइम लिया और उसके बाद प्राइवेट बिल आया और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना एक्ट लाया जो कि 2019 में 2020 जनवरी में साइन किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और वो एक्ट है राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर एक्ट। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझनी आवश्यक है लीगल पर्सपेक्टिव से। एक तो गवर्नमेंट ने ये माना कि इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनानी चाहिए। तो मैं जैसे नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल की मेंबर हूं, तो पूरे देश में 18 गरिमा गृह चल रहे हैं। गरिमा गृह क्या है? ये एक शेल्टर होम है जहां पे जो बच्चा अपने घर से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे एज में ट्रांसजेंडर को अपने समाज से हटा दिया जाता है। ऐसे टाइम पे ट्रांसजेंडर्स को एक हक का घर जरूरी होता है स्टिग्मा और भेदभाव की वजह से। और ये गरिमा गृह में बच्चे आते हैं, उनका एजुकेशन होता है, स्किलिंग होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने आज की तारीख में स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है ट्रांसजेंडर्स के लिए, बट जो बदला नहीं है वो लोगों का नजरिया, क्योंकि पॉलिसीज डोंट चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं एक्ट की, तो ट्रांसजेंडर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो बात कर रहे हैं वो है प्रोटेक्शन की, क्योंकि प्रोटेक्शन के बारे में एक्ट है ना। प्रॉब्लम यह है कानूनी पर्सपेक्टिव से कि अगर हमारे साथ कोई गैर वर्तन करता है तो आज की तारीख में जो एक्ट है ना वो ये कहता है कि उनको 6 महीने से 2 साल तक सजा मिल सकती है। बट ये सजा सफिशिएंट नहीं है। हमारा लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और भारतीय न्याय संहिता जो अभी हमने अडॉप्ट की है उसमें भी ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन के लिए इनफ फैसिलिटी नहीं है। अच्छा हरप्रीत जी, जैसा मैम ने बताया कि कानून तो है, एक्ट तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो अगर मैं लेटेस्ट 2019 वाले एक्ट की ही बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और एक सबसे बड़ी कमी क्या है आपके नज़रिए में? मैम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इन्होंने जो पनिशमेंट का भी मैम ने भी जो बात करी है 6 मंथ टू 2 ईयर्स का जो पनिशमेंट का टाइम पीरियड डाला है इसमें, ये इनके अगेंस्ट जो भी आज तक जो है कोई इनकी हरेसमेंट्स होती हैं एंड जो भी आगे डिफेम करते हैं इनको और जो सोसाइटी में अलग नज़रिए से देखते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो ठीक तो है, लेकिन मैम वो इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत टफ है इस चीज़ को। क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन भी जाते हो तो वहाँ पे भी जो है पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर पाते ढंग से। इनफैक्ट अगर कोई क्रिमिनल केसेस में भी अगर थर्ड जेंडर कभी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे भी इनफैक्ट जो प्रिजन होती हैं उसमें भी जो है देखना पड़ता है कि ये मेल फीमेल वहाँ पे भी काफ़ी इस चीज़ को लेके चलता है। हाई कोर्ट तक आते हैं मामले ट्रांसजेंडर्स के? नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं, ये ग्राउंड लेवल पे ही सॉल्व हो जाते हैं। ये कभी भी आगे हाई कोर्ट तक जाने का इनका वही नहीं होता, ये हमेशा सेटलमेंट हो जाती है बीच में ही। मैम क्या वजह है? या मतलब ये समाज का स्टिग्मा ऑफ कोर्स, लेकिन ये खुद में भी कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते होंगे कि यार इसका बवाल ना करें ज़्यादा, या कब तक खुद को प्रूव करते रहें, ये आता है भाव? हाँ, कैसा है मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आज की तारीख में ट्रांसजेंडर की जब हम बात करते हैं तब आप ज़्यादातर ट्रांसजेंडर किसको देखते हो? जो आपको बस्ती बधाई के लिए आते हैं या आपको सिग्नल पे दिखाई देते हैं, किन्नर समाज के लोग। बट किन्नर समाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9% है पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में। पूरे जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है वो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है। जैसे मैं हूँ तो मैं पुरुष से स्त्री बनी हूँ, उसी तरीके से स्त्री से पुरुष भी बनते हैं जिन्हें ट्रांस मैन कहा जाता है। कुछ नॉन बाइनरी लोग होते हैं, कुछ अपने आप को जोगता, जोगप्पा, मंगलमुखी, शिव शक्ति। अब इसके बारे में लॉ के और लॉ इन्फोर्समेंट वालों को जानकारी नहीं है, पहली बात तो ठीक है, वो लेवल पे मैं बात करना चाहती हूँ। सेकेंड लेवल पे जब किसी का हरेसमेंट होता है लॉ के अंडर, राइट, तो दूसरा चीज़ पहले मैं बहुत सारे पुलिस अकेडमीज के साथ सेंसिटाइजेशन करती हूँ और पुलिस हमेशा मुझे ये बात पूछते हैं कि हम उनको कहाँ रखें, मेल वार्ड में रखें, फीमेल वार्ड में रखें, ये रियल है कि फेक है। तो ये यहाँ से डिस्कशन शुरू होता है। फिर दूसरा डिस्कशन होता है कि जैसे कई सारे ट्रांसजेंडर्स का जो हरेसमेंट है वो एक्सटॉर्शन तक ही जाता है कि उनसे पैसे ले लिए, सेटल कर दे, जैसे सर भी कह रहे हैं उस चीज को लेकर, लोअर लेवल पे, क्योंकि आगे उनको कहाँ ले जाओगे आप?
अगर अच्छा। आर्थर रोड है या बाकी जेल्स है, बड़े जेल्स है जिनसे लंबे समय तक सजा काटने वाले लोग हैं, वहाँ पे आप ट्रांसजेंडर की गिनती कम देखोगे। या तो ट्रांसजेंडर के आइडेंटिटीज के साथ उन्हें भर्ती नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनका सर्जरी नहीं हुआ है और वो मेल से फीमेल बने हुए हैं तो उनको मेल वार्ड में डाल दिया जाता है। अगर फीमेल से मेल हुए हैं तो उनको फीमेल वार्ड में डाल दिया जाता है। तो कहीं पे भी हमारे लॉ के अंदर ये प्रावधान नहीं है उस चीज का। सेपरेट इंक्लूजर्स नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए। समझ गए आप समझ रहे कि जैसे आपने मुझे अरेस्ट करा, ठीक है, तो हम आपको कहाँ एग्जाम्पल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो ट्रांजिशन हुई पर्सन हूँ, बट हो सकता है कि मेरे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए, राइट? तो मैं योनि रखती हूँ बट मेरे डॉक्यूमेंट में अभी भी ये कहा जाता है कि मैं एक पुरुष हूँ। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट मेरा देखोगे, मुझे अनड्रेस तो नहीं करोगे, मुझे डॉक्यूमेंट देखोगे और आप मेल वार्ड में मुझे डालोगे। अब वहां पे हरेसमेंट होने का चांसेस है। दूसरा, तीसरी चीज है कि जानकारी दोनों लेवल पे, मेरे से अगर अत्याचार हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने कानूनन हक क्या है, इसके बारे में ट्रांसजेंडर को भी जानकारी नहीं है। आप जो लॉ इन्फोर्स कर रहे हो, पुलिस, इन्हें भी पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर को कौन से एक्ट के अंदर ये करे। जैसे आप महिला हो, सिस महिला हो, आप अगर 7 बजे के बाद में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, एक फीमेल चाहिए, आपका बैग चेक करने के लिए भी फीमेल चाहिए। आप अगर आधे कपड़े पहने हो तो मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ट्रांसजेंडर को कौन अरेस्ट करे? तो पुरुष अरेस्ट करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं, खींचते हैं, बाल पकड़ के लेके जाते हैं। पुलिस, ट्रांसजेंडर पुलिस क्यों नहीं? अगर मेजर पुलिस थाने में अगर महिला सहायता केंद्र है तो ट्रांसजेंडर सहायता केंद्र क्यों नहीं है? बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, वहां पर क्यों नहीं उनकी सहभागिता है। लेकिन ये भी बताइए कि जो लोग आपके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए जो सजा का प्रावधान है, आपको लगता है वो पर्याप्त है? नहीं पर्याप्त है, क्योंकि हमारे साथ जो वायलेंस होता है वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है ना, वर्बल वायलेंस है, मेंटल और वर्बल और फाइनेंशियल वायलेंस है। कितने सारे ट्रांसजेंडर्स के साथ कोई रिश्ता बना लेता है, क्योंकि देखिए लॉ ऐसा कहता है कि आप ट्रांसजेंडर हो, आपको एक्सेप्टेंस है, बट क्या आप सिविल राइट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो? इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या आप शादी कर सकते हो, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो? इसका कोई गाइडेंस अभी तक इतने लेवल पे नहीं है। कुछ कुछ स्टेट में होगा बट वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ कोई प्यार करेगा, हमारे साथ कोई रिश्ता बनाएगा, हमारे पैसे के लिए हमारे साथ नजदीक आएगा और पैसा छीन के चला जाएगा। हमारे पास कोई लीगल कितने सारे बच्चे अनाथालय में मर रहे हैं, उन्हें कोई खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, बट फिर भी एक ट्रांसजेंडर उस बच्चे को पाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। कानूनी आपको अधिकार नहीं है हमें उस चीज का। फिर दूसरा चीज है, समझिए आपने फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन तो किया, बट जैसे फिजिकल, इसमें आपने मुझे मारा, हार्म किया, फिजिकल हार्म किया, तो आपका कितना बड़ा सजा है। अगर आप राह चलते एक महिला है, आपका कोई दुपट्टा खींच ले, कितना बड़ा है वो, या आपको अनड्रेस कर दे, मुझे अगर कोई करता है वो चीज तो वो पर्सन 6 महीने में छूट जाएगा। तो उसका डर भी नहीं है, कानून का डर भी नहीं है, इंसान रुकेगा क्यों? हरप्रीत जी, आप बताइए मुझे कि अब जब हमने कानून बना दिए हैं, इस दिशा में चलिए, पहला कदम तो उठाया, लेकिन उतना भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? मैम, ये इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है वो एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं इनके साथ में बहुत हमारे अलग अलग लॉ को लेके डिबेट्स होती हैं, इतने सारे इनके वेलफेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन में इस वजह से आई थी मैम, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं काफ़ी लूप होल्स हैं जो इस चीज़ को जो है बढ़ावा देते हैं कि हम इस चीज़ में प्रोसेस में आगे और टाइम लग जाता है आगे इम्प्लीमेंट्स करने में। वो इस वजह से मैम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक्सेप्ट कर लिया है 3rd जेंडर को, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं मैम वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो लेके आ रहे हैं आज के टाइम में कि हर चीज़ वेस्टर्न तरीके से चल रहा है, लेकिन उनका माइंडसेट वो वेस्टर्न वाला अडेप्ट नहीं कर पा रहे वो। इसमें जैसे हमारा माइथोलॉजी हिंदू में भी होता है, जैसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं शिव जी एंड पार्वती को, तो उसी अकॉर्डिंग मैम अब मेल जो होते हैं वो उनके लिए जो भी कोई मस्कुलर अगर कोई काम होता है तो उसके लिए मेल को वो याद करते हैं, एंड जो अदर अच्छे जो बाकी काम होते हैं उसके लिए फीमेल को। लेकिन जो अर्धनारीश्वर होता है मैम वो तो एक तरह से कंप्लीट पर्सन हो गया ना, वो मेल वाले काम भी कर पा रहे हैं, फीमेल वाले भी। तो उस चीज़ को सोसाइटी को समझना चाहिए। एंड जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस चीज़ को वो मैम एजुकेशन के रिगार्डिंग में है, क्योंकि काफ़ी हम एजुकेशन के बारे में बैकवर्ड हैं इस चीज़ में, इतना लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ को लेके। एंड जो ओल्ड जनरेशन है उनका आज भी इसी चीज़ के ऊपर जो है चलता है कि आप जो है इनको खाली जो भी कस्टम्स जो होते हैं, इकोनॉमिक कस्टम्स होते हैं, उसी के अंदर आप इनको खाली इन्वॉल्व करो। कोई बर्थ के वो होता है, कोई फंक्शंस होते हैं मैरिज के, तो उसी में याद करो, एंड बाकी टाइम वो इनको थोड़ा सा नेग्लिजेंट करते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये ऐसा कोई इंसान आपके परिवार का हिस्सा होगा, ये मानसिकता बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिनव जी, जैसा हम कह रहे हैं कानूनी अधिकार वगैरह तो हैं,
लेकिन जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रही हैं ये शायद सरकार नहीं देख रही। एजुकेशन की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल लेवल पर, होम लेवल पर ये बताया जाए। आपने बताया कि स्कूल में आपके संग किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा कई और बच्चे भी फेस करते होंगे। सो आपको लगता है टीचर्स को, स्कूल करिकुलम को, एनसीईआरटी को सोचना चाहिए कि ये चीज़ बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाए, उसको नॉर्मलाइज किया जाए? तो मैं कर रही हूँ इसके बारे में काम। एनसीईआरटी में जो जेंडर विभाग है उसके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और हम बच्चों को पढ़ाने के पहले हम टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर ही प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों को। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक रेनबो डोर्स करके प्रोग्राम है जिसके अंदर हम टीचर्स पेरेंट एसोसिएशन को सेंसिटाइज करते हैं सबसे पहले। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तब हम डायरेक्टली, क्योंकि देखिए सेक्स, सेक्सुअलिटी, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़ा स्टिग्मा। हम बात नहीं कर पाते, अपने माँ बाप नहीं बात करते बच्चों के साथ बैठ के, है ना। जब वो बात आती है बच्चों स्कूल में तो पढ़ लेगा, स्कूल में पता चलेगा। बट हम क्या बात करते, हम बात करते जेंडर रिस्पेक्ट की, हम बात करते इक्वालिटी की, हम बात करते डिस्कशंस अराउंड कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को आपको एड्रेस करना है उस चीज़ का। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में। तो जैसे फॉर एग्जांपल जितने टीचर्स के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें से किसी एक दो टीचर्स जो सेंसिटाइज है, सेंसिटिव है, उन्हें हम एली बनाते हैं, उन्हें हम चैंपियन बनाते हैं उस चीज़ का, ताकि एक बच्चा अगर कुछ दिक्कत करता है तो उस टीचर के पास जा सके बात करने के लिए। ये अभी हुआ नहीं है। और अभी भी हम जब जेंडर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इंसर्ट के मैं डॉक्टर दिव्या जी के साथ काम कर रही हूँ बहुत क्लोजली, और हम कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि और छत्तीसगढ़ में बहुत इंटरेस्टिंगली हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग लेवल पे ये हो रहा है। तो बच्चा जो 3 स्टैंडर्ड से लेकर जो 5वीं या 7वीं स्टैंडर्ड तक है उसे माइथोलॉजिकल ज्ञान दिया जाता है। 7वीं स्टैंडर्ड से जो 8वीं 9वीं स्टैंडर्ड तक है उसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्कशन होता है खास करके कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि आज के तारीख में स्कूलों में प्रेगनेंसी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। वो डेटा ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है बट दैट इज देयर, वी ऑल नो अबाउट इट, लाइक फैक्ट रिमेन्स। एग्जैक्टली, अंडर नॉलेज इट्स देयर ऑन योर फिंगर टिप्स। पहले तो था नहीं ये चीज करके। तो अभी हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए नहीं कि बच्चे बिगड़ रहे, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि बच्चों के पास सही जानकारी नहीं है, कहाँ से ले। अर्पित जी, अब तक मुझे बताइए, ये जो हिंसा के मामले सामने आते हैं, ये दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं ट्रांसजेंडर्स की तरफ से, कितनों में न्याय मिल पाता है? मैम इसमें न्याय तो बहुत कम बंदे होते हैं, ये मेरे ख्याल से 10% बंदे होंगे जिनको न्याय मिल पाता है। वो भी इसी वजह से क्योंकि उनको थोड़ी सी एजुकेशनल वाइज उनको नॉलेज होती है उस चीज़ के रिगार्डिंग में, वो साउंड माइंडेड होते हैं इस चीज़ को कि ऐसे ऐसे केसेस में हमें कैसे इसको सही करना है। लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उसी केस को जो है वहीं पर दबा देते हैं एंड सेटलमेंट करवा देते हैं उनका। ये काफ़ी एक ड्रॉबैक है इस चीज़ के लिए कि ये आगे न्याय इनको नहीं मिल पाता। एंड प्लस वही जो मेन जो रीज़न होता है इन सब के पीछे वो एजुकेशन का ही है। अगर एजुकेशन, जैसे मैम ने भी अभी बताया है कि एजुकेशन वाइज में एंड बच्चों को अगर स्टार्टिंग से ही बताया जाए इनिशियली कि ऐसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और जैसे अभी आपने बोला कि जेन जी, जो नया नाम दिया हुआ जेन जी, जो आजकल जो है सबको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो अच्छी चीज़ है कि आने वाले टाइम में जो है इसमें काफ़ी काम होगा एंड एक्सेप्टिंग है। लेकिन वही है जो थोड़ा सा ओल्ड माइंडसेट है उस चीज़ को भी हमें जो है थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन तब साउंड होगी जब हम अभी से उनको जानकारी देना शुरू करेंगे। दिस स्टेप हैज टू बी टेकन नाउ, है ना सर? कोर्ट में किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं? जैसे आपने बताया, मैम ने बताया कि स्कूल लेवल से ही प्रताड़ना शुरू हो जाती है, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं बच्चे, रेप्स हो रहे हैं, आई एम श्योर जहाँ भी काम करने जाते होंगे वहाँ पे भी होता होगा, प्रॉपर्टी के भी मसले होते होंगे। सबसे ज़्यादा मामले कैसे आते हैं? मैम सबसे ज़्यादा तो रेप के रिगार्डिंग में ही इनके केसेस आते हैं। प्लस जैसे वर्क प्लेस पे, जैसे बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस थी कि वर्क प्लेस पे जो है ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो मैम उसमें सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें फिर वही जेंडर के ऊपर बात आती है कि ये कौन सा जेंडर है, थर्ड जेंडर है तो उनको किस अकॉर्डिंग हम जो है लेके आना चाहिए एंड कैसे हम आगे प्रोसीडिंग में करें। तो वहाँ पे भी जो उनका ऑफिस लेवल पे जो उनके एक बारी प्रोसीडिंग्स होती है वो उसी पे ही कंप्लीट कर देते, कंक्लूड कर देते हैं उस चीज़ को। एंड मैम इसमें फिर वही एजुकेशन सेक्टर वाली जो मेन बात आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग जो है, जैसे मैम ने अभी बताया कि जो स्टार्टिंग होती है, इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं उसमें से चैप्टर्स आने चाहिए, तो वो काफ़ी एक बेटरमेंट के लिए इसमें आएगा कि कैसे जो है हम आगे ये स्टडी करवाएं, उससे जो है माइंड और अच्छा लोगों का चले
एंड वो इनको एक्सेप्ट करना शुरू करें सोसाइटी में, एक्सेप्ट करें, एजुकेट करें, यही इंपॉर्टेंट है। एंड मेन इसमें एक चीज़ मैं और आप बताना चाहूँगा आपकी बात काट के कि जो प्रिजन्स वगैरह के अंदर जो अभी भी मैंने पहले भी बोला था, इसमें मेन आजकल के टाइम में जो इनह्यूमन जो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जो ऐसे आ जाते हैं थर्ड जेंडर में, वो भी मैम इसी चीज़ का जो है एक पार्ट है कि सोसाइटी जो एक्सेप्टेंस अभी भी लेके डिले चल रहा है इस चीज़ को लेके कि सोसाइटी जो है अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है इन चीज़ों को, प्लस जो है इनको बुली करते हैं जिस अकॉर्डिंग। तो वो केसेस जो है काफ़ी अभी भी कोर्ट में देखने को मिलते हैं हमें कि इनको बुलिंग के रिगार्डिंग में, एंड जैसे अपना फैमिली वाले बंदे जो होते हैं वो उन्हीं को ही अपनी प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स ही सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते हैं कि मैं ये जेंडर में मेरे को अच्छा लगता है या नहीं। तो उस अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी से पहले तो पेरेंट्स ही अगर उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो ये केसेस जो है काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो हर लेवल पे लड़ाई है। अभिनव जी, रोजगार अगर हम बात करते हैं, कितनी बड़ी मुश्किल है। एक तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, एजुकेशन आपको वैसे ही नहीं मिल पा रही, जिनको मिल पा रही है क्या हुआ एक्सेप्टेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर नहीं है तो फिर क्या करे इंसान। जैसे आपने बोला एक टाइम पे आप सेक्स वर्कर भी रहे, आपको सब कुछ करना पड़ा, बहुत लोगों को इस तरीके से करना, रोजगार पाना कितना मुश्किल हो जाता है। 3 लेवल पे काम करने का, तो सर ने जैसे एग्जैक्टली बोला 3 लेवल पे, ये शिक्षा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट अभी मैं अगर आज नहीं कमाऊंगी तो आज का खाना नहीं खाऊंगी, ये सिचुएशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। सच बात बताती हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग 3% तिगुना ज़्यादा है ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, क्योंकि घर नहीं है हमारे खुद के, हम भाड़े के घरों में रह रहे हैं, हम छोटे छोटे जॉब काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में, शिक्षा से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सक्षमता। और वो सक्षमता कैसे आएगी, तो हमारे पास हम बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं, तो कई सारे ट्रांसजेंडर्स खुद बोलते हैं कि हम जॉब नहीं करना चाहते, पर हम छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, मोमो का स्टॉल करना, कोई कालका जी मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेच रहा है, तो हम उनको इनकरेज करते हैं उस चीज़ को। इनफैक्ट हम ये भी बोलते हैं कि जिस सिग्नल पे आप भीख मांग रहे हो उस सिग्नल पे आप अपने प्रोडक्ट बना के बेचो, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। एक वो चीज़। दूसरा, हम कंपनीज को सेंसिटाइज कर रहे हैं। हमारे इवेंट्स है, जैसे ट्रांसपायर है, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला है, इसमें हम कंपनीज को, CSRs को हम और ट्रांसजेंडर को एक साथ मिलवाते हैं गवर्नमेंट के साथ, और वहाँ पे उनका इंटरव्यूज़ करके 300 से ज़्यादा लोगों को साल में हम जॉब देते। हमारे लोग आज की तारीख में, हमने गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, KPMG, हर जगह पे हमने ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करी वो है प्रौढ़ शिक्षा की। प्रौढ़ शिक्षा का क्या मतलब है मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास आज की तारीख में, आप मेरे ऑफिस में आओगे ना, कई सारे ट्रांसजेंडर से 10वीं पास भी नहीं है, अब वो 10वीं करना चाहते हैं, बट शर्म के मारे वो कभी वहाँ जा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान में हमारा भागीदारिता होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम उनको तैयार करें, काउंसलिंग दे, उनको ट्यूशन्स दे, और उनको डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से 10वीं और 12वीं का तो एटलीस्ट एग्जाम हम क्लियर करवाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व का मुद्दा जो है ना, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है। मैं उसमें हाईलाइट करना चाहती हूँ आपको, जेंडर अफर्मेशन केयर और मेंटल हेल्थ, ये 2 मुद्दों को आप हटा नहीं सकते ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि सुइसाइडल टेंडेंसी बहुत हाई है। 4 में से 2 ट्रांसजेंडर आज की तारीख में मेंटल हेल्थ से ग्रसित है, और मेंटल हेल्थ के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सेंसिटाइज नहीं है, ट्रेंड नहीं है उस चीज़ के लिए। आज जबकि नॉर्मल इंसान को मेंटल हेल्थ एक्सेस करने में इतनी दिक्कत हो रही है, इमेजिन कीजिए ट्रांसजेंडर कहाँ पे करेंगे। दूसरा, सेंसिटाइजेशन की बात करी, मैं तो एक्सेस की बात कर रही हूँ। दूसरा, इनका मेन मुख्य मुद्दा जो है कि ये अपने जेंडर के साथ कंफर्टेबल, बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इसमें कॉस्मेटोलॉजी आती है, लेजर ट्रीटमेंट्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, कितने एक्सपेंसिव है ये चीज़ को लेकर। और सरकारी अस्पताल में आयुष्मान TG के अंदर हमको फैसिलिटी मिला है, 5 लाख तक हमें फैसिलिटी मिलती है, बट वो करने के लिए एम्स में आज की तारीख में एक ट्रांसजेंडर को सर्जरी के लिए बेड मिले, इसलिए 2-2 साल तक वेट करना पड़ता है। आप अगर अपने बॉडी के साथ अनकंफर्टेबल हो, आप 2 साल रुकोगे? तो ऐसे वक्त में ट्रांसजेंडर इतने लोन ले रहे हैं अपने गुरुओं से, अपने प्राइवेट मनी लेंडर से, और फिर उसको चुकाने के लिए जिंदगी भर वो ढोलक पे डांस करे, जिंदगी भर वो भीख मांग रहे उस चीज को लेकर। तो ऐसा है, मुझे जो लगता है कि ऐसा नहीं है कि इनफ काम हुआ है, काम शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत काम होना अभी भी बाकी है। मैम, आप किस तरह से देखती हैं अब जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनका फ्यूचर कैसे देखती हैं? मैं कहानी बताऊं आपको, बहुत सीरियस कहानी और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी में बताने। हमारे पास एक बच्चा आया, मैं नाम नहीं बताऊंगी, पूर्वी करके बोलती हूँ।
17 साल का बच्चा आया, उस बच्चे ने अपने स्कूल में लड़ाई करके अपने लिए जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बनवाया, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में। आज के बच्चे सुनने वालों में से नहीं है, पर आज के बच्चों को क्या जरूरी है? 3 चीजें, एक तो माँ बाप का साथ, दूसरा वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट जहाँ पे कल्चर हो जो ट्रांस इंक्लूसिव हो, और तीसरा एस्पिरेशंस यानी स्पेशल प्रोग्राम्स, स्पेशल यूनिट्स। देखिए हमारे जैसी संस्था है जो ट्रांसजेंडर संस्था है, हमारे पास पैसे गवर्नमेंट के आ ही नहीं पाते, CSR कॉर्पोरेट के पैसे आ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये सभी पैसे जो है वो एक जो नॉन कम्युनिटी NGOs है वो लेके चले जाते हैं, जो ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन है वो लेके चले जाते हैं। हमारा कभी भी हमको बिठा, मैं एग्जैक्टली सर को बोल रही थी कि अब बिठाओ ना आप गवर्नमेंट में, राज्यसभा में बिठाइए, वहाँ रेखा बैठ सकती है, जया बच्चन बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? मैं उससे साथ अच्छी साड़ी पहन के बैठूंगी और कंट्रीब्यूट भी बनने करूंगी। लगे हैं, MLAs अब आने लग गए हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं, लेकिन हाँ इनकी भागीदारी और बढ़नी चाहिए और हमें एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। सर प्रोग्राम एंड करने का वक्त आ गया, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उम्मीद अब आप जुडिशरी से करते हो? क्योंकि देखिए हमारा देश अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जब तक कानून नहीं आता, जब तक हमें सजा नहीं दिखाई जाती है, तब तक हम बाध्य नहीं होते हैं कुछ भी करने के लिए। तो क्या और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है? मैम जुडिशरी में जैसे मैम ने बताया है कि इनको जो है जगह देनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर। वैसे जैसे जुडिशरी में भी अगर आप देखोगे तो हमारे फर्स्ट जो इनके ट्रांसजेंडर थे जुडिशरी में वो भी वेस्ट बंगाल में थे इनकी, जो ज्योत्सना मंडल करके हैं मैम, जोईता मंडल, वो जोईता मंडल, वो जो है उन्होंने लोक अदालत के लिए उनको बनाया था फर्स्ट उसमें ट्रांसजेंडर। तो यही है कि अगर इनको डिपार्टमेंट वाइज इनको अगर जगह दी जाए अपने उसमें, तो ये उसमें और अच्छा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करके और उसको आप जो है और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। प्लस मैम यही है कि जुडिशरी जो भी अपनी जो लॉज एंड नॉर्म्स बनाती हैं, उस चीज़ में जो इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूटिव का जो मेन रोल रहता है मैम, उसको और अच्छा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के हमें खाली अगर हम लॉ बना के छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो वही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस अकॉर्डिंग जो है साथ दे रहा है, वैसे ही हमें भी इनका साथ देना चाहिए। एंड जो पेरेंट्स हो गए हैं एंड जो सोसाइटी जो है इनको और अच्छी तरह से एक्सेप्ट करे एंड अपनी जो भी सोच है इनके रिगार्डिंग में वो और अच्छी तरह से अपना लेके आए, स्मूथ चले फ्लो, तभी आगे बढ़ेगा। अभिनय जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क सरकार के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी भी फाइट कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। मैं ये सरकार को कहना चाहती हूँ कि आज के तारीख में 38-39% ट्रांसजेंडर जो है वो हाईली शिक्षित है। 57% हमारे बीच में एजुकेशनल लेवल्स है। मुझे लगता है कि हम सरकार के साथ मिलके, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, हम आपसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रहे, हम आपके साथ चलने को तैयार है, बट एक अच्छा जीवन तो बनाइए कम्युनिटी के लिए। आने वाले बच्चों को हम बचाते हैं ना। अगर हम ये बात से दुख मानते हैं जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं और कोई आके आपके साथ भीख मांगता है, आप सिग्नल का शीशा ऊपर कर लेते हो बोल के कि अरे ये लोग आ गए वापस, ताली बजा रहे, परेशान कर रहे, तो इन लोगों को फिर से रिहैबिलिटेट करना, इन्हें अच्छा जीवन, अच्छा एस्पिरेशन देना बहुत ज़रूरी है। सो हाउसिंग, प्लेसमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और आज के तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो परिवार जिनके पास ऐसे बच्चे हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि लॉ ये कहता है कि आप अपने बच्चे को घर से नहीं निकाल सकते। तो आज की बातचीत हमें एक सख्त लेकिन जरूरी सच से रूबरू कराती है कि कानून किताबों में बराबरी लिख सकता है, पर समाज उसे जीना तभी सिखाती है जब सोच बदलती है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिकार कोई एहसान नहीं है, बल्कि संविधान से मिला हुआ हक है। हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि आईना दिखाना है, खुद से सवाल करने का मौका देना है। क्योंकि बदलाव अदालतों से शुरू हो सकता है, लेकिन वो घरों, स्कूलों, दफ्तरों और हमारी सोच बदलने पर ही पूरा होगा। तो आज का डिस्कशन इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पीजी आपका भी। आज के बतरस में इतना ही। नमस्कार।